हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है। ध्यान से समझिए। देखिए, प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या होता है। सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए वर्क कर रहे हैं एबीसी लिमिटेड के अंदर। एबीसी लिमिटेड के अंदर वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। वहां मिस्टर ए की जो सैलरी है वो है 1 लाख रुपीस पर मंथ, ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड यहां पर कौन है? एम्प्लॉयर। और मिस्टर ए का स्टेटस क्या है? एम्प्लॉय। प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर क्या होता है? एम्प्लॉयर डिडक्ट्स a part of salary of employee plus employer also makes the contribution, and this amount, ये जो टोटल अमाउंट होता है इसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। टोटल अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर दिया जाता है सिक्योरिटीज के अंदर, ठीक है, जो कि एम्प्लॉय को पेबल होता है। सच क्यूमुलेटिव अमाउंट जितना भी हर महीने कटता रहा, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया प्लस उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। यस और नो? क्यूमुलेटिव अमाउंट में क्या क्या है? जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूशन दिया, प्लस एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, प्लस उस पे जो इंटरेस्ट या किसी भी तरह की कोई इनकम हुई वो सब जो है एम्प्लॉय को मिलता है। सच क्यूमुलेटिव अमाउंट इज पेबल टू एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन। ये पेबल होता है कब? टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब वो जॉब छोड़ के जाता है तब उसको ये सारा का सारा अमाउंट दिया जाता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड स्कीम, ठीक है। अब जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, प्लीज ध्यान से देखें। प्रोविडेंट फंड जो हमारे पास होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं मैं उसके ऊपर बात करूंगा। टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड्स। एक तो आपने शायद सुना भी होगा, पोस्ट ऑफिस में खुलता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसपीएफ बोल देते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स आपको पता होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सबसे पहली चीज ये इसके सेटअप होता है, सेटअप अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के हिसाब से इसे सेटअप किया जाता है। और ये बेसिकली मेंटेन्ड होता है, मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज, रेलवेज, यूनिवर्सिटीज, and recognized educational institutes like IIT, recognized educational institutions, ठीक है।
चलिए, तो एसपीएफ जो कि बेसिकली अगर आप देखा जाए मोटा मोटा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अभी टैक्स ट्रीटमेंट की बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले आप टाइप समझिए कौन कौन से हैं, जैसे हम बोलते हैं आरपीएफ। जो आरपीएफ होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसके प्रोविजंस आपके कवर होते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 से। थोड़ा लंबा है, मैं लिखता हूं। सेटअप अंडर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड and miscellaneous provisions Act 1952, ठीक है। इसके आरपीएफ जो है, प्लस जो ये फंड्स हैं ये रिकॉग्नाइज्ड होता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रिंसिपल सीआईटी या सीआईटी सिर्फ, या आप कह सकते हैं प्रिंसिपल सीसीआईटी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और सीसीआईटी, ठीक है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सबसे बड़ी चीज ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है एसपीएफ, ठीक है, जो कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के हिसाब से चलता है। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए कौन सा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। हो सकता है आपने अभी तक पढ़ भी लिया हो अपने बिजनेस लॉ के पेपर के अंदर, ठीक है। और इसे रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है इनकम टैक्स के अंदर, किससे, सीआईटी से या सीसीआईटी से। इसके अलावा जो है थर्ड टाइप फॉर इनकम टैक्स पर्पस, दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको हम बोलते हैं यूआरपीएफ। यूआर मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। सा नाम से पता लगता है कि इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रिंसिपल सीआईटी या सीआईटी या प्रिंसिपल सीसीआईटी या सीसीआईटी, ठीक है, उसने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। जब ऑर्गेनाइजेशन खुद के अपने पीएफ फंड बना लेती है, देखिए यहाँ पर तो स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं आरपीएफ के अंदर, जो मिसलेनियस एम्प्लॉय पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है कि आपको फंड कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है, ये बड़ा क्लियरली बताता है हाउ टू इन्वेस्ट। बट कई बार क्या होता है, आरपीएफ के अंदर ही कुछ प्रोविजंस आप आगे जाके पढ़ते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि अगर फर्म के पास एक मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से ज़्यादा हो जाते हैं तो फर्म जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, अपना खुद का प्रोविडेंट फंड बना सकती है, अपनी खुद की एक ट्रस्ट बना सकती है जो डिसाइड करेगी कि उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो वो जो अपना फंड जब बनाती है और वो अगर प्रिंसिपल सीआईटी या सीसीआईटी ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया तो फिर वो क्या बन गया, यूआरपीएफ, ठीक है। तो तीन तरह के फंड्स हैं। अब तीनों फंड्स के अंदर किस तरीके से क्या डिडक्शन होगी, क्या प्रोविजंस है, वो हम एक एक करके सारी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने अभी तक देख लिया है कि पीएफ क्या है और टाइप्स ऑफ पीएफ क्या है फॉर आईटी पर्पस, ठीक है जी। अब आइए हम बात करते हैं टैक्स इंसिडेंसेस की। टैक्स इंसिडेंस क्या होगा, देखिए टैक्स इंसिडेंस बताने से पहले मैं आपके साथ दो वर्ड डिस्कस करना चाहूंगा यहां पर, एग्जेम्पशन और एक वर्ड होता है डिडक्शन, क्योंकि अब इसका यहां यूज आने वाला है। देखिए जब हम एग्जेम्पशन बोलते हैं तो वो एक स्पेसिफिक इनकम के अगेंस्ट होती है, जैसे कि आपने पढ़ा हाउस रेंट अलाउंस,
रिसीव्ड। ठीक है, अब आपने पढ़ी एग्जेम्पशन ऑफ HRA, एग्जेम्पशन ऑफ HRA। तो एग्जेम्पशन जो वो एक स्पेसिफिक है कि सिर्फ HRA के अगेंस्ट मिल रही है। मतलब जब आप एग्जेम्पशन पढ़ते हैं किसी भी सेक्शन के अंदर तो उसके आप देखेंगे वो एक स्पेसिफिक इनकम के अगेंस्ट होती है, सिर्फ उसी के अगेंस्ट आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जबकि डिडक्शन जो है, डिडक्शन अलाउड होती है अगेंस्ट ग्रॉस इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि किसी चीज का डिडक्शन मिल जाएगा आपको 1 लाख रुपए का, तो इसका मतलब है आप पांचों हेड में आप अपनी सैलरी निकालिए, इनकम अंडर हेड सैलरी अगर आपका है वो निकालिए, हाउस प्रॉपर्टी हेड में निकालिए, पीजीबीपी हेड में निकालिए, सीजी हेड में निकालिए कैपिटल गेन में, अदर सोर्सेस में निकालिए, और उसके बाद जो ग्रॉस टोटल इनकम आई उसके अगेंस्ट आप डिडक्शंस ले सकते हैं। मतलब एज सच किसी स्पेसिफिक इनकम के अगेंस्ट डिडक्शन नहीं मिलती, इट इज अगेंस्ट ग्रॉस टोटल इनकम। तो इसका जो डिडक्शन होता है इसका स्कोप वाइडर होता है क्योंकि आप किस ग्रॉस टोटल इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करते हैं, जबकि इसका जो स्कोप है वो बड़ा नैरो होता है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक इनकम के अगेंस्ट मिलती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए अभी इसका यूज आने वाला है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं SPF के बारे में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में। ठीक है जी, उसकी डिडक्शन कैसे क्या होगी। देखिए SPF के अंदर जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अच्छा पहले बताओ होता क्या क्या हो सकता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो सकता है या एक है आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, हाँ या ना। दूसरी चीज है इसके अंदर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका क्या होगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड। और चौथा क्या हो सकता है आपका, लमसम पेमेंट, जो वन टाइम पेमेंट मिलेगी उसका क्या होगा। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, मतलब कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा उसका उसे डिडक्शन मिलेगा। जी हाँ, डिडक्शन समझ में आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम में से वो माइनस कर सकता है अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी सारा का सारा एग्जेम्प्ट है, और जो लमसम पेमेंट मिलेगी वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट है। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि SPF के केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। तीन चीजों का एग्जेम्पशन मिल गया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का, इंटरेस्ट का और लमसम पेमेंट का, और एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया उसका उसे क्या मिल गया, डिडक्शन। कौन से सेक्शन में, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उस केस के अंदर क्या होगा इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें भी वही, सबसे पहले एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू PF, और देयर आफ्टर लमसम पेमेंट जो एक बार में आपको मिलेगी। तो देखते हैं क्या है सब कुछ।
चलिए एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो है उसके लिए तो सेम है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट तो है, बट ये नहीं कि जितना मर्जी एग्जेम्प्ट, नहीं तो होगा क्या, सारा का सारा पीएफ के नाम पे ही दे देंगे वो। 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। सैलरी का मतलब यहां पर क्या होगा, सैलरी का मतलब है यहां पर बेसिक पे प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, वही जो आप इनकम टैक्स के लिए लेते हैं, ठीक है, प्लस परसेंटेज वाइज फिक्स्ड कमीशन ऑन टर्नओवर। उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये भी ज़रूरी है रिस्ट्रिक्शन लगाना, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर का मामला है यहाँ पे आरपीएफ के अंदर, और ऐसे तो होगा क्या वो सारा अगर आरपीएफ के नाम पे मैक्सिमम अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे और एम्प्लॉई जो है वो टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाएगा, इसलिए मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा दी गई 12% ऑफ सैलरी। इंटरेस्ट के लेके भी रिस्ट्रिक्शन है, एग्जेम्प्ट अप टू इंटरेस्ट calculated at the rate of 9.5% per annum। अगर इतना तक इंटरेस्ट दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। लमसम पेमेंट, लमसम पेमेंट के केस में क्या होगा, लमसम पेमेंट के केस में आपको एग्जेम्पशन कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर ही मिलेगी। लमसम पेमेंट अगर हमें मिली है तो उसके जो स्पेसिफिक केसेस हैं वो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूं जिसमें एग्जेम्पशन मिलेगी। एग्जेम्पशन एग्जेम्प्ट इफ, अब वो इफ कौन कौन से केसेस हैं ध्यान से देखिए। देयर कैन बी 4 सिचुएशंस। फर्स्ट, एम्प्लॉय या आपका यहां से सी हैज rendered continuous service of 5 years or more, including, या चलिए ये वाला पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो अगर 5 साल से ज़्यादा लगातार सर्विस प्रोवाइड किया उसके बाद आरपीएफ का अमाउंट लिया है तो उस केस के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। एम्प्लॉय, अनदर केस, द सेकेंड वन, सर्विस इज टर्मिनेटेड ड्यू टू इल हेल्थ, या आप कहो डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और एनी अदर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। बियॉन्ड कंट्रोल, ठीक है। 2 केसेस तो ये हो गए। तीसरा केसेस क्या है ध्यान से देखिए। आफ्टर लीविंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयर assessee joins न्यू एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ इतने से काम नहीं होगा कि एक जॉब छोड़ के दूसरी ले ली, एंड बैलेंस इन आरपीएफ अकाउंट विद फॉर्मर एम्प्लॉयर, जो पहले एम्प्लॉयर के पास आरपीएफ में बैलेंस था
is transferred in RPF with न्यू एम्प्लॉयर, तो भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद द लास्ट केस दैट कैन बी एंटायर बैलेंस स्टैंडिंग to the credit of the employee, standing in RPF is transferred to pension scheme। अब ये पेंशन स्कीम कौन सी है, वैसे आपको मैं डिडक्शन चैप्टर में बताऊंगा, जो कि रेफर्ड under section 80 CCD। referred under section 80 CCD। ठीक है, अगर उसके अंदर भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं तो भी हमें एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो बेसिकली इन 4 केसेस के अंदर ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। इसके अलावा अदरवाइज कोई केस है तो फिर ट्रीटमेंट होगा एज पर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो मैं आपसे लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। तो आरपीएफ में क्या है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी तक, एटीसी में पूरा डिडक्शन है, इंटरेस्ट 9.5 तक, लमसम एग्जेम्पशन मिलेगी कुछ केसेस में, वो मैंने आपको चारों केसेस बता दिए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, इन 4 केसेस में है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक जो स्पेशल पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, बड़े ध्यान से देखिए। इफ द एम्प्लॉय, बड़े ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट, हैज ट्रांसफर्ड PF balance with the former employer to new RPF, या इसे ऐसे ब्रैकेट में कर लो आप। If the employee has transferred the PF balance with the firm to new RPF with new employer, ठीक है, तो for 5 years service, period of service with former employer will also be considered, with former employer will also be considered। अब आप कहेंगे ये क्या, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है वो एबीसी लिमिटेड में काम कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने 3 साल काम किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आफ्टर दैट उन्होंने ज्वाइन कर लिया XYZ लिमिटेड को, और जितना भी यहाँ पर आरपीएफ में बैलेंस था वो यहाँ ट्रांसफ़र करवा लिया, ठीक है। तो एग्जेम्पशन मिल गया एबीसी लिमिटेड वाले केस में। अब यहाँ पर इन्होंने काम किया सपोज 2.5 ईयर्स, ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा लिया, और उसके बाद 2.5 साल काम करने के बाद लेफ्ट या टर्मिनेट, ठीक है, और अपना कैश ले लिया। तो यहाँ पर उनका जो पीरियड ऑफ सर्विस है प्रेजेंट एम्प्लॉयर पे, वो आपको कितना दिख रहा है, 2.5 ईयर दिख रहा है? नहीं, जो पिछले एम्प्लॉयर पे पीरियड ऑफ सर्विस था वो भी इसमें हम ऐड कर लेंगे अगर बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ है। तो कितना हो गया, 5.5 साल। तो उस केस के अंदर जो इन्हें कैश मिला है वो पूरा का पूरा
एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय हैज़ रेंडर्ड कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ 5 years और मोर। यहाँ पर माना जाएगा कि उसने 5 साल से ज़्यादा की सर्विस प्रोवाइड की है। मतलब, और ये लेकिन तभी होगा जब RPF टू RPF हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया है, तभी हमें फॉर्मर एम्प्लॉयर का जो टाइम पीरियड है वो कंसिडर करना है, अदरवाइज कंसिडर नहीं करना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रही है? इफ़ द न्यू एम्प्लॉय has transferred PS balance to new RPF, then for 5 year service period of service with the former employer will also be considered। ठीक है, तो ये था आपका क्या? RPF। अब किसकी बात करनी है हमें? URPF की। चलिए देखते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब हम देखते हैं URPF के केस में क्या होगा। देखिए, जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, इसमें भी वही सब बातें आएंगी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, फिर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू PF, और उसके बाद लमसम पेमेंट। देखो, जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहले नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल का मतलब क्या है? अभी तक देखो आपने क्या पढ़ा कि एग्जेम्प्ट होता था, ठीक है, जितने भी अभी तक आपने मेरे साथ पढ़ा। नॉट टैक्सेबल का मतलब क्या होता है? नॉट कंसिडर्ड एज इनकम। इनकम ही नहीं माना जाता उसको। एग्जेम्पशन की तो दूसरी की बात है, एग्जेम्पशन तो तब आएगी जब उसे इनकम माना जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नॉट टैक्सेबल, मतलब उसे इनकम ही नहीं माना जाता, कहीं पर भी सैलरी में उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसका भी कोई डिडक्शन नहीं मिलता। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, किसी तरह का कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू PF, नॉट टैक्सेबल, मतलब उसको भी इनकम कंसिडर नहीं किया जाता। व्हेन इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड, जब इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है मतलब मिल रहा है, उसे इनकम नहीं माना जाता। मतलब यहाँ भी आपको फ़ायदा, यहाँ आपको नुकसान हो गया क्योंकि आपको कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा। यहाँ भी आपको फ़ायदा लिया, लेकिन लमसम पेमेंट में सारी बैंड इकट्ठी बजाती। कैसे? ध्यान से देखिए। लमसम पेमेंट जब आपको मिलेगी तो उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर जितना इंटरेस्ट था, ठीक है, वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा एज सैलरी। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर उसे इनकम नहीं माना तो बाद में जब आपको वो सारा का सारा अमाउंट मिलेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, उसको एज ए सैलरी टैक्सेबल किया जाएगा। हाँ, कुछ रिलीफ जरूर मिलता है अंडर सेक्शन 89, रिलीफ अंडर सेक्शन 89, उसकी हम लेटर ऑन बात करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन जो है, अब देखो उसमें आपको वहाँ पर जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो कोई किसी तरीके का बेनिफिट नहीं दिया था, कोई डिडक्शन मिला था? नहीं मिला था। तो अब उसका आपको रिलीफ मिलता है, ये एग्जेम्प्ट है। क्योंकि देखो, जब आपको अगर रिलीफ नहीं दिया उन्होंने, 80C में कोई डिडक्शन उसका नहीं दिया, किसका? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, तो एक तरह से उन्होंने उस पर टैक्स ऑलरेडी ले लिया है। तो बाद में जब लमसम पेमेंट मिलेगी दोबारा उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर बाद में दोबारा उस पर टैक्स ले लिया गया तो इट विल बी अ डबल टैक्सेशन। तो ये एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि एज टैक्स्ड अर्लियर बाय नॉन प्रोवाइडिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। समझ में आया? उसके बाद जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसमें इंटरेस्ट की बात करते हैं। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन
या इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। ये देखिए, जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिला है दैट विल बी टैक्सेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में जो है वो टैक्सेबल किया जाएगा, ना कि इनकम अंडर हेड सैलरी में। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। जो भी इंटरेस्ट मिलेगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे वो टैक्सेबल होगा कैसे, एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नॉट अंडर द हेड सैलरी। तो अगर आप यूआरपीएफ की बातें समझ पा रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, कोई टैक्सेबिलिटी पहले नहीं थी, उसे इनकम नहीं माना, इनकम ही नहीं माना। एग्जेम्पशन की तो बात दूसरी है, अगर एग्जेम्प्ट होता तो मतलब इनकम मान के छूट दी थी, नॉट टैक्सेबल, इनकम ही नहीं माना, तो इसकी बैंड बजा दी कब, जब पैसा मिला सारा का सारा विद अमाउंट टैक्सेबल है सैलरी। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं होता, बाद में आपको एग्जेम्पशन दे दी गई। इंटरेस्ट क्रेडिट टू पीएफ, उस समय इंटरेस्ट टैक्स नहीं लिया तो क्या हुआ, बाद में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था उस पर टैक्स ले लिया अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ये थोड़ा सा टेक्निकल है और मैं आपको एडवाइस करूंगा इसे टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहें, और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और उस समय जनरली देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं इसके प्रोविजंस। तो आपने मेरे साथ देख लिया यूआरपीएफ पूरा का पूरा, उससे पहले आपने आरपीएफ देखा कब कब वो एग्जेम्प्ट हो सकता है, उस एसपीएफ आपने उससे पहले मेरे साथ देखा था। चलिए अब हम यहाँ तक अपना मेन पार्ट सारा का सारा कवर कर चुके हैं। देखिए वैसे तो एक पीपीएफ भी हमारा होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लेकिन आपको उसको लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सैलरी का पार्ट नहीं, मैं डिडक्शंस में आपको पढ़ाऊंगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसका डिडक्शन जो है वो आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80C, वो यहाँ पर नहीं, हम डिडक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको पीपीएफ पूरा प्रोविडेंट फंड का जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो क्लियर है। प्लीज़ थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, इसको एक बार सारे प्रोविजंस अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, तभी न्यूमेरिकल करते हो आपको इसका बेनिफिट होगा। और इसमें अगर मेन देख पाएँ आप, एसपीएफ में कोई दिक्कत नहीं है, सब एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन था। एसपीएफ ऑफ आरपीएफ काफ़ी हद तक कॉमन है, बस इसमें 12% 9.5% की लिमिट है, उसमें लिमिट नहीं है। इसमें एग्जेम्पशन 4 ही केसेस के अंदर मिलेगी, बाकी किसी केस में नहीं मिलेगी। और यूआरपीएफ की अगर आप बात करें तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इनकम ही नहीं था, एम्प्लॉय में डिडक्शन ही नहीं थी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी इनकम नहीं माना जाएगा, और लमसम के टाइम पे पूरी टैक्सेबिलिटी, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले तैयार कर लें। थैंक यू सो मच।